आधी दुनिया आग की लपेटों में है क्योंकि वॉर की तबाही अब उस स्केल पर पहुंच चुकी है जो हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई। दशकों से इंसान को डराने वाला न्यूक्लियर नाइटमेयर आखिरकार सच हो चुका है। यहाँ सिर्फ एक्सप्लोजन, केओस और हर तरफ तबाही का नजारा है। जैसी लाइफ हम जानते हैं वैसी अब शायद ही कभी रहे। आज की वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरी तरह से दुनिया के मैप से मिटा दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी तबाही है जिसे कुदरत ने नहीं बल्कि खुद ह्यूमंस ने पैदा किया है। क्या आप तैयार होंगे? जब डूम्सडे आएगा तो क्या हम में से कोई भी सरवाइव कर पाएगा? 15,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और सिर्फ 30 मिनट का टाइम। क्या आपको लगता है कि इंसानियत इस तबाही के बाद फिर कभी उठ पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और इस कड़वी हकीकत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज जागरूक होना ही हमारी सबसे बड़ी पावर है। अगस्त 1945 में न्यूक्लियर वॉर सच बन गया जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के शहरों पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए। 70 साल बाद आज बड़ी ताकतों के आर्सेनल्स 140,000 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। क्या होगा अगर आज सच में एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए? आप बहुत सारी सप्लाईज के साथ कहीं ऐसी जगह छुपना चाहेंगे जो प्रोटेक्टेड हो। ये एक बहुत ही लंबी और भयानक तबाही होने वाली है। ये ह्यूमन हिस्ट्री की अब तक की सबसे बुरी घटना होगी। फिलाडेल्फिया, पेनिसिल्वेनिया में ये एक आम सुबह है। टूरिस्ट्स की भीड़ वर्ल्ड फेमस लिबर्टी बेल को देखने जमा है। एक आम सिटीजन को संभलने के लिए ज्यादा वार्निंग नहीं मिलेगी। 2000 पाउंड से ज्यादा वजनी ये भारी बेल अपनी मशहूर दरार के बावजूद काफी मजबूत लगती है। वो लाइट आंखों को अंधा कर देने वाली है। वो बेल खुद पिघलने लगती है और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो जाता है। उस शुरुआती फ्लैश के बाद टूरिस्ट को कुछ नहीं दिखता क्योंकि वो खुद भी वहां नहीं बचता। यही वो पल है जिसका डर दुनिया को 70 सालों से था। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच तनाव अब बहुत बढ़ चुका है, जिसने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर में धकेल दिया है। इग्निशन। इस वॉर के पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का मतलब बिल्डिंग्स गिराना या लोगों को मारना नहीं था। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर में ऊपर लॉन्च किया गया है जो 300 माइल्स ऊंचाई पर फटेंगे। इनका मकसद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरह बेकार करना है। अगर आप अपर एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट करते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनेगा जो पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर देगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या ईएमपी सर्किट में इतनी तेजी से करंट भेजता है कि हर जगह कैओस फैल जाता है। पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में उत्तर से आने वाले ईमेल्स और मैसेजेस
अचानक आने बंद हो जाते हैं। हेलो हेलो हेलो। हमारी ये आपस में जुड़ी हुई दुनिया अब टूटने लगी है। यूनाइटेड स्टेट्स से कनाडा और यूरोप से रशिया तक हाईवेज पर ट्रैफिक रुक गया है क्योंकि कारों के सर्किट्स जल चुके हैं। कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो गए हैं और कुछ अब भी काम कर रहे हैं। गाड़ियां अचानक रुक जाती हैं। इससे बड़े रास्तों पर भी भारी केओस मच जाएगा और ट्रैफिक घंटों या दिनों तक जाम रहेगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही डरावनी और अजीब चीज हो रही है। लेकिन ये मुश्किल सिर्फ हाईवेज तक ही सीमित नहीं है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर कोई अचानक आई इस मुसीबत का सामना कर रहा है। ब्रसेल्स, बेल्जियम में लैंड करने के लिए एक पैसेंजर जेट का पायलट नीचे उतरना शुरू करता है। तभी अचानक चीजें गलत होने लगती हैं। पायलट को फौरन अंदाजा नहीं होता कि क्या गलत हो रहा है। बस एकदम से आप देखेंगे कि प्लेन के अंदर के इक्विपमेंट्स और उसके सिस्टम्स फेल होने लगेंगे। नाटो का हेडक्वार्टर होने की वजह से ब्रसेल्स रशिया के ईएमपी हमले का मुख्य टारगेट है। पायलट्स को फ्लाइट कंट्रोल से कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा। लैंड न कर पाने के कारण उनका फ्यूल और उम्मीदें दोनों ही खत्म हो रही हैं। जहां आम जनता भारी कंफ्यूजन में है, वहीं अमेरिकन और रशियन आर्मीज अपनी पूरी रफ्तार से काम कर रही हैं। उनके सिस्टम्स को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स से बचाने के लिए कठोर बनाया गया है। बड़ी न्यूक्लियर ताकतों ने अब अपने हथियारों का मुंह खोल दिया है। आज की दुनिया में करीब 15,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। 5,000 वेपन्स तो सिर्फ स्टोरेज में हैं, पर बाकी सभी जंग के लिए तैयार रखे गए हैं। मिलिट्री के पास मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स में से करीब 1800 बिल्कुल तैयार हैं, जो किसी भी वक्त लॉन्च किए जा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर हथियार यूएस और रशिया के पास हैं। ब्रिटेन के पास 40 और फ्रांस के करीब 50 वेपन्स इस वक्त पूरी तरह अलर्ट पर हैं। इनके अलावा किसी और न्यूक्लियर देश के हथियार इस तरह अलर्ट पर नहीं रखे गए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस की मिसाइल्स सबमरीन्स पर हैं, लेकिन यूएस और रशिया के पास सबमरीन्स के साथ साथ लैंड पर भी हथियार हैं। ये लैंड मिसाइल्स दोनों देशों के भीतरी इलाकों में काफी गहराई में छिपी हुई हैं। दोनों तरफ ये साइलोस में मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ रशिया ही मोबाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल करता है। ये हथियार ऐसी तबाही मचाने के लिए हैं जो हमारी सोच से भी परे है। अगर रॉकेट बहुत बड़े हों और जो वॉरहेड हैं वो काफी छोटे हों, तो एक ही रॉकेट में कई सारे वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। कुछ मिसाइल्स में 10 वॉरहेड हैं, जिनमें से हर एक 1945 के हिरोशिमा बम से 50 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। पहले स्ट्राइक में दोनों देशों की करीब 700 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होंगी। किसी भी खबर से पहले आपको इसके संकेत ट्विटर और फेसबुक से ही मिल जाएंगे। लोग इंटरनेट पर बताने लगेंगे कि उनके पास के मिसाइल साइलोस से बहुत सारे रॉकेट्स
उड़ते देखे जा रहे हैं। प्लैनेट अर्थ पर अब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है। हर इंसान और हर परिवार के लिए ये जंग अब अपनी जान बचाने की जंग बन चुकी है। अगला खाना कहां से आएगा? क्या पानी मिलेगा? क्या रेडिएशन हमें मार डालेगा? क्या कहीं छिपने की जगह बची है? क्या इंसान समय रहते इस बर्बादी को रोकेगा? या फिर ये हमारे आखिरी दिनों की शुरुआत है? क्या होगा अगर आज सच में न्यूक्लियर वॉर हो जाए? क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? आसमान अमेरिकन और रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड से भर गया है, क्योंकि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। ये मिसाइल्स अपने टारगेट तक पहुंचने में सिर्फ 10 से 30 मिनट का वक्त लेंगी। सबसे पहले उन सिटीज पर हमला होगा जहां मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप और कमांड स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे वॉशिंगटन डीसी और मॉस्को। इसके बहुत ही खतरनाक नतीजे होंगे। जब तक आप हिरोशिमा और नागासाकी की फोटोज ना देख लें, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। आज की बैलिस्टिक मिसाइल्स पर लगे वॉरहेड्स के मुकाबले वो पुराने बम बहुत ही छोटे और कमजोर थे। 1945 का हिरोशिमा बम वॉशिंगटन डीसी की तरफ बढ़ रहे वॉरहेड्स के मुकाबले सिर्फ 3% पावरफुल था। आज की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल सटीक निशाने लगाए जा सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी में सबसे पहले जिन जगहों को निशाना बनाया जाएगा, उनमें से व्हाइट हाउस और पेंटागन शामिल हैं। अक्सर न्यूक्लियर बॉम्ब्स हवा में फटते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस और पेंटागन के लिए ग्राउंड बर्स्ट का इस्तेमाल करना होगा, जिससे अंडरग्राउंड बंकर्स और शेल्टर्स पूरी तरह से तबाह हो सकें। अगर आप जमीन के अंदर सबसे ज्यादा डैमेज करना चाहते हैं तो ग्राउंड बस्ट सबसे बेहतर है। इससे गहरा क्रेटर बनता है और बंकर तबाह हो जाते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रही रशियन मिसाइल बिल्कुल सटीक निशाने पर है। व्हाइट हाउस पर होने वाला 500 किलोटन वॉरहेड हमला 1 माइल के डायामीटर वाला फायरबॉल पैदा करेगा। इस फायरबॉल के अंदर टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। संपर्क में आने वाली हर चीज तुरंत जलकर राख हो जाती है। ये बिल्कुल सन के सेंटर जैसा है। फायरबॉल के अंदर की हर चीज खत्म हो जाती है। आप तुरंत वेपोराइज होकर यूनिवर्स का हिस्सा बन जाते हैं। फायरबॉल के बाहर के धमाके का प्रेशर भी उतना ही जानलेवा होता है। यह धमाका चीजों को आपकी तरफ फेंकता है और आपको दूसरी चीजों से टकरा देता है, जिससे हड्डियां टूट सकती हैं और खाल तक शरीर से अलग हो सकती है। यह धमाका बहुत ही भारी मात्रा में हीट एनर्जी छोड़ता है। सिर्फ इसकी गर्मी ही 5.5 माइल्स के घेरे में मौजूद लोगों को 3rd डिग्री बर्न्स दे सकती है। इमारतें भी नहीं बच पाती। 555 फीट ऊंचा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट टूटकर धूल बन जाता है।
ग्रेनाइट के भारी पत्थर हाई प्रेशर में पिस जाएंगे। ग्रेनाइट का ढांचा जो उसे मजबूती देता है, इस प्रेशर के सामने वो टिक नहीं पाता और फट जाता है। धमाके से मीलों दूर मौजूद लोगों की आंखों की रोशनी उस तेज चमक की वजह से चली जाती है। अगर आप धमाके से इतनी दूर हैं कि आपकी जान बच गई तो भी आप अंधे हो सकते हैं। वो फ्लैश आपकी रेटिनास को जला देता है। ये अंधापन तो कुछ ही मिनट रहेगा, लेकिन ये लोग इतना भी नहीं जिएंगे कि दोबारा कुछ देख सकें। वॉशिंगटन डीसी में सिर्फ एक धमाके से करीब 3 लाख लोग मारे जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर शहर भर में ऐसे दर्जनों धमाके हों। जिस वक्त रशियन बॉम्ब्स वॉशिंगटन से टकराते हैं, उसी वक्त यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस की 80 मिसाइल्स मॉस्को को दहला देती हैं। पूरा शहर जलते हुए मलबे के ढेर में बदल जाता है और 10 लाख लोग तुरंत मारे जाते हैं। यह सिर्फ धमाका नहीं है, बल्कि लगातार होने वाली तबाही, धूल के बादल और मौत का मंजर है। यह जगह अब किसी नरक या हेलस्केप जैसी बन चुकी है। यह सच में नरक है। शुरुआती हमले के बाद अब सेकंड टियर टारगेट्स की बारी है, जैसे न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स और बड़ी इंडस्ट्रीज। फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में लोगों को अभी तक पता भी नहीं है कि जंग शुरू हो चुकी है। यहीं वो टूरिस्ट भी मारे जाते हैं जो लिबर्टी बेल देख रहे थे। तबाही बहुत भयानक है और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अटलांटिक ओशन के पार अब अमेरिका के अलाइज को वॉरहेड्स निशाना बना रहे हैं। ब्रुसेल्स में नाटो हेडक्वार्टर्स भी उन टारगेट्स में शामिल हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया है। सिर्फ 3 मील की दूरी पर वहां का एयरपोर्ट भी खत्म हो जाता है, जिससे लैंड होने वाला एक प्लेन हवा में ही फंस जाता है। एक बड़े बोइंग को लैंड करने के लिए 1 मील से लंबी रनवे चाहिए। अगर रनवे ही नहीं बचेंगी तो आप किसी खेत में प्लेन लैंड नहीं कर सकते। वजन कम रखने के लिए प्लेन्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर नहीं उड़ते। अब वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। उस विमान को उतारना ही होगा, लेकिन आसपास कोई जगह नहीं बची है। किसी भी वक्त दुनिया में करीब 10,000 एयरक्राफ्ट हवा में होते हैं। इस विमान की तरह हजारों के पास लैंड करने की जगह नहीं है और सैकड़ों किलोमीटर ऊपर स्पेस में और भी वॉरहेड्स तेजी से बढ़ रहे हैं। आम लोग भी अब खौफ में हैं। वे छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला बॉम्ब कहां गिरेगा। अगर वे शहरों से बाहर हैं, तो क्या वे बच पाएंगे? क्या इस प्लेनेट पर कोई भी कोना वाकई सेफ है? जरा उस भयानक स्थिति के बारे में सोचिए जब न्यूक्लियर वॉर पूरी दुनिया में फैल जाता है। क्या सबकी मौत तय है या हम में से कुछ बच पाएंगे?
यूएस, रशिया और यूरोप में राजधानियां, बड़े शहर और मिलिट्री बेस पहले ही खत्म हो चुके हैं। लाखों लोग मारे जा चुके हैं। जंग की खबर अब फैल चुकी है और साइबेरिया से लेकर सदर्न इटली तक लोग स्ट्राइक जोन से बाहर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। अमेरिका के कैंसस में लोग एक बहुत ही खास हाई एंड सर्वाइवल बंकर में पहुंचने लगे हैं। ये आलीशान बंकर उस सिलो के मलबे से बना है जहां कभी एटलस रॉकेट रखा जाता था, जो अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब ज्यादा फॉलआउट शेल्टर्स तो नहीं बचे हैं, लेकिन लोगों ने इन पुराने मिसाइल साइलोस को ही लग्जरी अपार्टमेंट्स में बदल दिया है। इसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। इसमें 5 साल का खाना और हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग सिस्टम मौजूद है। यहाँ करीब 70 लोग एक साथ 5 साल तक रहकर सबसे बुरे वक्त के गुजरने का इंतजार कर सकते हैं। ये सोचना मुश्किल नहीं है कि लोग 5 साल तक एक बंकर में रह सकते हैं, पर क्या वो वहां खुश रहेंगे? ये तो शायद उन लोगों और बंकर की सहूलियत पर डिपेंड करता है। लेकिन अमेरिका के मिडवेस्ट में हर किसी के पास ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स नहीं हैं। जिनके पास ये नहीं है, उनकी जान अब भारी खतरे में है। 400 से ज्यादा रशियन वॉरहेड्स जमीन के अंदर छिपे मिसाइल सिलोस को तबाह करने के लिए शक्तिशाली ग्राउंड बर्स्ट धमाके करना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड बर्ड्स धमाके करना शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियर फॉलआउट के लिए ग्राउंड बर्ड्स सबसे खतरनाक होते हैं। जब जमीन पर धमाका होता है तो सारी रेडियोएक्टिव मटेरियल मिट्टी के साथ मिलकर हवा में ऊपर फैल जाती है। और अब ये जानलेवा रेडियो एक्टिव क्लाउड्स बड़े शहरों और आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ने लगे हैं। कैंसस से 1 घंटे की दूरी पर मिजोरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर 18 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के क्रू तेजी से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। B-52s के साथ मिलकर ये इकलौते ऐसे बॉम्बर्स हैं जिन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से ये सबसे बड़े टारगेट बन जाते हैं और अब अमेरिकन कमांडर्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। प्लेन्स को देश के उन एयरपोर्ट्स पर स्कैटर कर दिया जाए जो कि अब तक सुरक्षित है। प्लेन्स उड़ान भरने ही वाले थे कि तभी रशियन वॉरहेड वहां पहुंच जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच यूरोप में एक और नाटो कैपिटल खतरे में है। 800 किलोटन का एक बम रोम शहर तक पहुंच चुका है। हिरोशिमा बम से 50 गुना ज्यादा ताकतवर यह बम जमीन से टकराने से पहले ही हवा में फट जाता है, जिसे एयर बर्स्ट कहा जाता है। अगर आप शहर में ज्यादा से ज्यादा तबाही चाहते हैं तो एयर बर्स्ट सबसे कारगर है। न्यूक्लियर वेपन के हवा में धमाके करने से एक बहुत ही बड़ी शॉकवेव पैदा होती है जो नीचे की हर चीजों को मलबे में बदल देती है। 3 मील के इस ब्लास्ट जोन के अंदर 2000 साल पुराना कोलिजियम खड़ा है। ये अनरेनफोर्स्ड कंक्रीट से बना है, इसलिए ये बस पीस कर धूल बन जाएगा। 500 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं इस धूल को हर जगह फैला देंगी। न्यूक्लियर वॉर शुरू हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे जानलेवा दिन बन चुका है। हजारों वॉरहेड्स ने
2.5 करोड़ जानें ले ली हैं और अभी सबसे बुरा वक्त आना बाकी है। अब मिसाइल्स का निशाना वो आबादी वाले इलाके हैं जहां सिर्फ लोगों को मारना ही एकमात्र मकसद है। – 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे जो एक गहरा निशान छोड़ गए कि क्या कुछ मुमकिन है। क्या होगा कि अगर आज न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए? क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? पूरी दुनिया में जैसे आग का सैलाब आ गया है। करीब 2000 न्यूक्लियर मशरूम्स अब यूएस, यूरोप और रशिया के नजारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर चुके हैं। करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं और इस खौफनाक मंजर ने बचे हुए लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। वर्ल्ड वॉर 3 ने इन बड़ी ताकतों को बेबस कर दिया है, जहां अब सिर्फ लाचार रिफ्यूजीज बचे हैं जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग शुरुआत में नहीं मारे गए उनके लिए सर्वाइवल अब सूझबूझ का खेल है। खौफ को पीछे छोड़िए और ध्यान लगाइए। खाना जमा कीजिए, जितना हो सके पानी बचाइए। घर के अंदर रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कैंसस के उस अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद 70 लोग जानते हैं कि उन्हें यहां बहुत लंबे समय तक रहना होगा। वे बाहर वालों से अपनी रक्षा करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन क्या होगा अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो? जैसे किसी का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी मुश्किलों के लिए क्या सोचा है, क्योंकि अगर एक भी ऐसी समस्या आई जिसका हल ना हो तो आप उन 70 लोगों की जान गंवा रहे हैं। इसी बीच कुछ लोग आसमान में भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रुसेल्स जल रहा है और एक पैसेंजर जेट उत्तर में हेमिक्सेम की तरफ बढ़ रहा है, इस उम्मीद में कि वहां उसे लैंड करने के लिए कोई जगह मिल जाए। पायलट के पास दरअसल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको मिरेकल ऑन द हडसन याद हो तो बड़े जेटलाइनर्स असल में बहुत अच्छे ग्लाइडर्स होते हैं। फ्यूल टैंक्स खाली हो चुके हैं और कोई रनवे नजर नहीं आ रहा। पायलट बहुत ही आराम से विमान को रिवर शेल्ट में उतार देता है। फिलहाल पैसेंजर्स और क्रू सुरक्षित हैं, लेकिन न्यूक्लियर एशेस के बीच उनकी सर्वाइवल की असली जंग तो अभी शुरू हुई है। वर्ल्ड वॉर 3 अभी थमा नहीं है। मरने वालों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और जहां कभी शहर थे वहां अब सिर्फ धुआं और मलबा बचा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में सोचिए। अगर आप उसे लाखों गुना बढ़ा दें तो आप एक ग्लोबल न्यूक्लियर एक्सचेंज के अंजाम का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे हिरोशिमा पहुंचने के बारे में बताया था। वो एक मेडिकल शिप पर थे और जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा डराया वो थी जलने और मौत की बू। उन्होंने कहा था कि वैसी बदबू उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उस तबाही को देखकर वो अंदर तक कांप गए थे।
वे लोग जो थर्मोन्यूक्लियर फायरबॉल्स में मारे गए शायद खुशकिस्मत थे, क्योंकि बचे हुए लोगों को अब इस भारी तबाही के खौफनाक अंजाम का सामना करना होगा। एक न्यूक्लियर विंटर। एक टोटल न्यूक्लियर वॉर की तबाही के बाद इस दुनिया का क्या होगा? क्या हम में से कोई भी सरवाइव कर पाएगा? अमेरिका के शहरों से लेकर यूरोप और एशिया तक सभी शहर तबाह हो चुके हैं। खास तौर पर यूएस और रशिया में मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर देश में 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। न्यूक्लियर वॉर जिस तरह से फैलता है उसका किसी एक सीमा तक रहना बहुत मुश्किल है। इसके जानलेवा असर सिर्फ उन शहरों तक ही सीमित नहीं है जहां बम गिरे थे। जब रशियन वॉरहेड्स ने अमेरिका के पहाड़ों में मौजूद मिसाइल सिलोस पर हमला किया तो रेडियो एक्टिव फॉलआउट ने भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया। विंड पैटर्न्स इस जहर को पूरे देश के बड़े इलाकों में फैला देंगे, जिसका मतलब है कि कहीं भी देश में कोई सेफ प्लेस नहीं बचेगी। डुलूथ, मिनीसोटा, 86,000 की आबादी वाला यह छोटा शहर उन जहरीले बादलों के रास्ते में आने वाली कई जगहों में से एक था। यहां लोग रेडिएशन सिकनेस से मरने लगे। रेडिएशन सिकनेस तब होती है जब आपके शरीर के ऑर्गन्स, टिश्यूज और नर्वस सिस्टम भारी मात्रा में रेडिएशन सोख लेते हैं। इसके बाद शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। शरीर पर खून के धब्बे और जलने जैसे निशान दिखने लगते हैं। वॉमिटिंग शुरू होती है और बाल गिरने लगते हैं। आपका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। ये एक बहुत ही धीमी, दर्दनाक और खौफनाक मौत है। अपनों को खोने का गम और जीने के लिए फूड, वाटर और शेल्टर का संघर्ष इस मुश्किल को और बढ़ा देता है। यहां बचा हुआ रेडिएशन आने वाले कई सालों तक लोगों की जान लेता रहेगा। आने वाले कल का अंदाजा लगाने के लिए आप चेरनोबिल के बारे में सोच सकते हैं, जहां से सभी को निकाल लिया गया था। आज वहां हर पेड़ पौधे और जंगल उगाए हैं और जानवर आज़ादी से घूम रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से का अंजाम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। पूरी दुनिया में अब अंधेरा छाने लगा है क्योंकि आसमान में धूल भर चुकी है। बमों की वजह से लगी आग ने 50 मिलियन टन धुआं और राख एटमॉस्फेयर में भेज दी है। बमों की वजह से लगी आग ने 500 मिलियन टन धुआं और राख एटमॉस्फेयर में भेज दी है। अब जमीन तक सनलाइट का पहुंच पाना नामुमकिन है। न्यूक्लियर आग से निकला यह धुआं सूरज की रोशनी को इस कदर रोक देता है कि पूरी दुनिया अचानक एक न्यूक्लियर विंटर में डूब जाती है। ये रेडिएशन के साथ आई एक ऐसी आइस एज है जहां हर चीज को भारी नुकसान पहुंचेगा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये न्यूक्लियर विंटर करीब 20 सालों तक पूरी धरती को जमाए रखेगी। इस सर्दी की शुरुआत झंझोड़ देने वाली होगी। ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वॉर की स्थिति में ये एक बहुत ही लंबी और भयानक तबाही होगी। इस अचानक आई ठंड ने दुनिया के पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को खत्म कर दिया है।
जंग में पहले ही 200 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं, पर अब मरने वालों की संख्या अरबों में पहुंचने वाली है। यहाँ हम अरबों लोगों की बात कर रहे हैं जो स्टारवेशन यानी भूख की वजह से अपनी जान गंवा देंगे। अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर के देशों जैसे यूएस, रशिया और यूरोप में न्यूक्लियर वॉर होता है तो न्यूक्लियर विंटर का सबसे घातक असर वहीं दिखेगा। सदर्न हेमिस्फीयर पर इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। अगर बात करें अर्जेंटीना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों की, तो जंग के बाद सर्वाइवल के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। मान लीजिए कि ह्यूमैनिटी बच जाती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या हम अपने कल्चर, आर्ट और सभ्यता को बचा पाएंगे? क्या हमने इस तबाही से कोई सबक सीखा होगा? ये सवाल बहुत बड़े और डरावने हैं। क्या सिविलाइजेशन इस न्यूक्लियर विंटर में खुद को बचा पाएगी या इंसानियत इस ठंडी और अंधेरी मौत का शिकार हो जाएगी? क्या होगा अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक ऑल आउट वॉर में उतर जाएं? क्या इंसानियत बच पाएगी? बीस साल बाद न्यूक्लियर वॉर की उस तबाही ने आधी दुनिया को खंडहर बना दिया है। और दुनिया की करीब 90% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। कैंसस का वो पुराना एटलस सिलो, जिसे एक लग्जरी फॉलआउट शेल्टर में बदला गया था, आज भी खड़ा है। पर उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया गया है। वहां 5 साल का खाना जमा था और 70 लोग कुछ समय तक वहां सरवाइव करने में कामयाब रहे थे। क्या आप हमले से बचने के लिए बंकर बना सकते हैं? बिल्कुल। बस ये मानकर चलिए कि बहुत लंबे समय तक कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आप खुद के लिए ऐसा कर सकते हैं, पर पूरे देश के लिए मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कह लो कि मुट्ठी भर लोग शेल्टर्स में बच जाते हैं और फिर आखिरकार उनके बाहर निकलने का वक्त आता है, तो वो अब एक बिल्कुल अनजान दुनिया में कदम रखने वाले हैं। उनका पुराना सब कुछ खत्म हो चुका होगा। धीरे धीरे न्यूक्लियर विंटर का असर कम होने लगता है और धरती की बर्फ पिघलने लगती है। हवाओं के साथ आसमान साफ होने लगता है और सनलाइट वापस आती है, जिससे प्लैनेट फिर से गर्म होने लगता है। वक्त के साथ दुनिया की बची खुची पॉपुलेशन बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ने लगती है। सौ साल बाद वीरान शहरों के खंडहरों पर अब जंगल उगाए हैं और कुदरत धीरे धीरे उन पर फिर से अपना कब्जा जमा रही है। बर्बाद हुए देशों के लोग अब रिफ्यूजीज बन चुके हैं और गर्म इलाकों की तलाश में भटक रहे हैं। लोग माइग्रेशन शुरू करेंगे। ये जानने के बाद कि ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम असर हुआ है, तो लोग अपने अमेरिका के घर छोड़कर ब्राजील की तरफ जाएंगे। हम आज भी देखते हैं कि रेफ्यूजीज कैसे अपनी जान बचाते हैं।
जब जंग देशों को तबाह करती है तो लोगों को सिर्फ एक कमीज के साथ सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। वे मीलों पैदल चलते हैं या जान जोखिम में डालकर खतरनाक समुद्र पार करते हैं। जब खोने के लिए कुछ न बचा हो तो इंसान सब कुछ दांव पर लगा देता है। 5000 सालों में कई एम्पायर्स आए और चले गए, चाहे वो माया हो, एंशिएंट इजिप्ट हो, ग्रीस या रोम हो। आज उनके सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। लेकिन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बावजूद मैनकाइंड यानी इंसानियत कभी खत्म नहीं हुई। कोई नहीं जानता कि न्यूक्लियर विंटर में कितने लोग बचेंगे, लेकिन मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं। मुझे लगता है कि इंसान बहुत चालाक है। हमने अपने गुफाओं में रहने वाले पूर्वजों से बहुत कुछ सीखा है। हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, हमारे पास लिखा हुआ सारा ज्ञान है। साइंटिफिक मेथड्स हमें वहां से शुरू करने की ताकत देता है जहां हमने छोड़ा था। अब हमें तेजी से प्रोग्रेस करना आता है। क्या काफी लोग बच पाएंगे? हमारा अंदाजा है कि अगर 1000 से 10,000 इंसान भी बच जाएं, तो हम ह्यूमन रेस को फिर से किक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो टिके रहने में कामयाब रहे तो हम एक नए सुपर कल्चर को जन्म दे सकते हैं, जो वाकई कमाल की चीज होगी। इंसान ने हजारों सालों में जो सिविलाइजेशन खड़ी की है, उसे मिटाने के लिए सिर्फ एक बटन काफी है। विज्ञान की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर एक फैक्ट हमें एक नई सच्चाई की ओर ले जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और स्पेस, साइंस और हिस्ट्री की गुत्थियां सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें विज्ञान शो। जय हिंद।